चले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा से हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हम एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल। कौन सा एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं बेटा? एसएससी सीजीएल का टारगेट कर रहे हैं। और इस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आज हमारा है डे 30, यानी 30 दिन में मैंने 30 सेट आपको इंग्लिश के करा दिए हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा प्रीवियस लिस्ट नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर टारगेट एसएससी सीजीएल 2023 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर सेट नंबर 1 से लेके मैं 29 तक करवा चुका हूँ। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक ज़रूरी चीज़ और, MTS 2024 की भी हमने सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। और आप जाकर एसएससी MTS की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं। या आप किसी और अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या फिर मेरे गिवन नंबर पर आप मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप ही कीजिएगा और आपसे जो भी समस्या होगी उसको मैं देखूंगा कैसे क्या कर सकता हूँ। लेट्स सी विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 1 कितना बड़ा सा दे दिया है ना। तो बस अगर किसी को इतना बड़ा, एक बच्चा क्या करेगा, पूरा पढ़ेगा, और एक बच्चा बस जिसको प्रॉपर मीनिंग पता होगा बस उस पर काम करेगा। मेन वर्ड है कमिटेड, तो भैया हम प्रॉपर वर्ड मीनिंग पे ही काम करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ देखिए, 25/07/2023 शिफ्ट नंबर 2 है। ठीक है, जैसा गवर्नमेंट की डिमांड है वही पेपर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहला वर्ड है कमिटेड। कमिटेड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आप समर्पित हो पूरा। कैसे हो? समर्पित हो किसी चीज़ के लिए। एफिलेटेड का मतलब क्या होता है? किसी से कोई संबंध हो, रिलेशन हो। एफिलेटेड रिलेटेड हो सकता है। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है? किसी के लिए पूर्ण रूप से आप क्या हैं? समर्पित हैं। तो भैया मेरे हिसाब से तो यही आंसर हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनक्लाइन। इनक्लाइन का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज़ की तरफ आपको इच्छुक हो, किसी तरफ पर आपका झुकाव हो तो इनक्लाइन होता है। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास में एपैथेटिक। एक मिनट, थोड़ा सा सही सेटल कर दूं मैं उसको। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास में एपैथेटिक। अच्छा, एपैथेटिक का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो उदासीन हो। कैसा हो? उदासीन रहता हो। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? कोई ज़्यादा टफ नहीं था, आपको डराने के लिए बस दे दिया है इतना ज़्यादा टफ, लेकिन वैसे वो इतना टफ है नहीं है। देखिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास में। सिनोनिम आपको बताना है। जेंटल का मतलब क्या होता है? सिनोनिम आपको बताना है। जेंटल का मतलब सभी को मालूम है, जेंटलमैन। जेंटल का मतलब होता है, मतलब जो सभ्य हो, जो सभ्य हो, जो सौम्य हो, है ना, पढ़ा लिखा टाइप का हो। फेरोशियस का मतलब क्या होता है? कि कोई व्यक्ति क्या हो, बहुत ज़्यादा आक्रामक हो। फेरोशियस क्या होता है? आक्रामक होता है, आक्रामक। खासकर जानवरों के लिए आता है फेरोशियस एनिमल। क्रूअल का मतलब सभी को मालूम है, निर्दयी। निर्दयी व्यक्ति को क्रूअल बोला जाता है। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है? सहानुभूति। सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है? सहानुभूति। और फियर्स का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भयंकर हो। तो बेटा अभी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जल्दी बताइए। जेंटल का मतलब सौम्य होता है, और सौम्य के लिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग थर्ड पर। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड वाला क्वेश्चन है अपोजिट से रिलेटेड। थर्ड वाला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? अपोजिट मीनिंग से रिलेटेड है। तो अपोजिट वाला देख लेते हैं हम। क्या दिया हुआ है हमारे पास में? द कन्फेक्शनर डस्टेड अ फाइन लेयर ऑफ शुगर ऑन द मफिन। मफिन के ऊपर कन्फेक्शनर ने, कन्फेक्शनर का मतलब क्या होता है? हलवाई या मिठाई बनाने वाला। मिठाई बनाने वाले ने एक चीनी की एक हल्की सी परत जमा दी है। तो अब वो परत जमाने को क्या बोलते हैं? डस्टेड। यहाँ पे ये जो डस्टेड वर्ड है, इसका मीनिंग आपको क्लियर करना है कि यहाँ पर क्या मीनिंग निकल सकता है डस्टेड का। तो देखिए, पहला है पाउडर्ड। पाउडर्ड का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? अच्छा, एक मिनट एक मिनट, ये क्या पूछा? अपोजिट पूछा है ना? ठीक है ठीक है। तो डस्टेड का मतलब तो क्या हो जाएगा? गंदगी फैलाना। गंदगी फैलाना, डस्टेड। अपोजिट करना है। अच्छा, पाउडर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पीस के ग्राइंड करके बना दिया है, पिसा हुआ। पाउडर्ड का मतलब क्या था? पिसा हुआ। क्लीन का मतलब बिल्कुल जो साफ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, साफ बोल सकते हैं। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? बिखरा हुआ, बिखेरना। जैसे लाइट जो होती है ना, स्कैटर होती है, बिखरा। एक मिनट, साफ साफ लिख दें। स्कैटर्ड का मतलब होता है बेटा बिखरा हुआ, बिखरा हुआ।
स्प्रिंकल का मतलब क्या होता है? छिड़कना। स्प्रिंकल का मतलब क्या होता है? छिड़कना। जैसे नमक छिड़कते हैं ना, स्प्रिंकल, वो होता है। अभी क्या पूछा है? गंदगी फैलाना। गंदगी फैलाने के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर, यानी क्लीन, साफ सुथरा। अपोजिट बताना था बेटा, ठीक है। मेरे को लगा सिनोनिम, लेकिन वो क्या था? एंटोनिम्स था, अपोजिट बताना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या कह रहा है? दोबारा से आपके पास में एंटोनिम पूछा गया है। वर्ड है कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब क्या होता है? जो कोई चीज बहुत ज्यादा अति आवश्यक हो, है ना, अति आवश्यक। आवश्यक यानी कंपलसरी है वहां जाना, है ना, जरूरी है। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कोई किसी को अपनी बातों से बांध के रखे, बांधने वाला, यानी उस काम को आपको करना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेटरी है वो काम। सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? सहायक। और वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? स्वैच्छिक। क्या होता है? खुद की इच्छा से, स्वैच्छिक। और मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? अनिवार्य। अब आपको ऐसा वर्ड देखना है जो थोड़ा सा डिफरेंट हो। कंपलसरी मतलब आवश्यक है, कोई चीज़ क्या है? आवश्यक आपको करनी है। लेकिन उस कंपलसरी में क्या होता है? आपको दबाव पूर्ण से किसी काम को करना पड़ता है, आपके ऊपर कोई प्रेशराइजेशन है। क्या है? किसी काम को करने के लिए कोई प्रेशर है आपके ऊपर? नहीं बेटा, आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर 3, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? खुद की इच्छा से उस काम करने का, कोई प्रेशर नहीं है, आपको वो काम करना ही करना है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल, सॉरी, ऑप्शन नंबर विच वन इज द फाइनल आंसर? If you see here, option number 3 will be our final answer. Okay, let's see question number 5. 5 क्या कह रहा है? 5 वाले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 5 वाला जो वर्ड है वो भी एंटोनिम्स का है। किसका है? एंटोनिम्स का क्वेश्चन है। और ये वर्ड एसएससी ने पहली बार इस डिपार्टमेंट के अंदर पूछा है। ही वॉज राइडिंग हिज बाइक ऑन अ बम्पी सरफेस। अच्छा, बम्पी सरफेस का मतलब क्या हो जाएगा बताइए बेटा? ऐसा सरफेस जो क्या हो? अस्त व्यस्त हो, यानी कि कैसा? ऊपर नीचे वाला सरफेस हो, यानी क्या हो? इसको बोल सकते हैं आप, मतलब जो सरफेस क्या हो? असमतल। असमतल। असमतल, ठीक है। बाइक को कैसे सरफेस पे चला रहा था? ऊपर नीचे वाले सरफेस पे चला रहा था। तो जर्की का मतलब क्या होता है? झटकेदार। जर्की का मतलब होता है झटकेदार। झटकेदार। अनइवन का मतलब क्या होता है? असमतल। असमतल, ठीक है। स्टेडी का मतलब क्या हो जाता है? जो मतलब एक ही नियम से या एक ही लाइन में गमन कर रहा हो, तो नियमित। और चौपी का मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? मतलब चौपी का मतलब ये समझ लीजिए, जैसे लहर आती है ना, नदी की लहर आती है, तो वो लहर कैसी होती है? मतलब लहरों से भरा हुआ, मतलब बिल्कुल मतलब ऐसा समझ लीजिए, तड़का हुआ बिल्कुल, है ना, तड़का हुआ। तड़का हुआ मतलब क्या हो जाएगा? जैसे लहरों की, जो लहर की जो हिलोर आती है, उससे क्या होती है? लहर। लहर जो आती हैं, उनकी जो हिलोर आती है, उसकी वजह से जो अप डाउन की जो सीक्वेंस होते हैं वो। तो देखिए, ये बम्पी का मतलब हो गया असमतल। आपको बताना है समतल। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। बाकी 1, 2 और 4 ये सबके सब किसको बताते हैं? असमतल स्थिति को बताते हैं, अनिश्चित स्थिति को बताते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। 5 हो गया। अब कौन से पे जा रहे हैं जल्दी बताइए? क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 कैसे काम करेगा उसको देखते हैं। क्वेश्चन 6 पे अगर आप चेक करेंगे, पहला वर्ड है नेवर चेंजिंग देयर फोर बोरिंग। ऐसा व्यक्ति जो कभी भी नहीं बदलती हो, ऐसी परिस्थिति जो कभी नहीं बदलती हो, इसलिए वो क्या हो जाती है? परिस्थिति बोरिंग हो जाती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, एक शब्द में उत्तर बताना है। पहला वर्ड है हमारे पास में आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? आदर्शवादी। क्या होता है? आदर्शवादी। आउटडेटेड का मतलब क्या होता है? पुराना, है ना, जिसकी डेट निकल गई है, पुराना। इम्प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? अव्यवहारिक। अव्यवहारिक। और नेक्स्ट कौन सा वर्ड है हमारे पास? मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, मतलब एक ही, कोई रस नहीं है, एक ही राग अलाप रहे हैं, तो मोनोटोनस। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन 7 की तरफ मूव करते हैं। 7 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। 7 वाले में जो दिया गया है वो भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। यू मस्ट नॉट पार्टिसिपेट इन द मैराथन दिस ईयर विदाउट एनी ट्रेनिंग। आपको बिना ट्रेनिंग के मैराथन में नहीं जाना चाहिए। इट इज़ एन अनइवन होप ऑफ योर पार्ट। देखो, ये जो जितना वर्ड मैंने अंडरलाइन किया है, ये वर्ड क्या कहलाता है? इटैलिसाइज कहलाता है।
इस इटैलिसाइज वर्ड का आपको मुहावरा दिया गया है, मुहावरे का बताना है आपको प्रॉपर मीनिंग। अब लूज वन टेम्पर का मतलब क्या होता है? आपा खो देना। आपा खो देना यानी बहुत गुस्सा हो जाना, आपा खो देना। अब पाइप ड्रीम का मतलब क्या होता है? अब पाइप ड्रीम का मतलब होता है बेटा असंभव सपना, ऐसा सपना जो पूरा नहीं हो सके, असंभव ख्वाब, असंभव ख्वाब, असंभव ख्वाब हो, ठीक है। या फिर आपके पास में क्या हो, जैसे क्या बोला गया है यहाँ पर, कैरिंग कोल टू अ कैरिंग कोल टू अ न्यू कैसल, इसको बोलते हैं बेटा, ये कहावत होती है उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस, एक साफ साफ लिख दे, अरे सोनू रुको जरा, उल्टे बांस बरेली को, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ उल्टे बांस बरेली को? मतलब कैरिंग कोल टू द न्यू कैसल, यानी कि जहां से लेकर आए थे वहीं पे दोबारा जाना पड़ा, उल्टे पैर पड़ गए, ठीक है। फिर विल ओ द विस्प, इसका मतलब क्या होता है? पहुंच के बाहर की चीज, क्या होती है? पहुंच के बाहर की चीज। देखिए बेटा, मैं जानबूझ के इसको पूरा हिंदी में 1 बाय 1 वर्ड बताता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं और उनके लिए इंग्लिश समझना बड़ा सिरदर्द होता है। ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं, उनको अवॉइड करके केवल इंटेलिजेंट बच्चों को फोकस करते हैं। तो बेटा मेरे लिए सारे बच्चे इक्वल हैं, चाहे आप वीक हो चाहे आप स्ट्रांग हो, मेरे लिए आप स्टूडेंट हैं। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप एक वीक स्टूडेंट ही हैं। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए उसी दिन अपने आप को स्ट्रांग समझना, उससे पहले स्ट्रांग बिल्कुल मत समझना। इंडियन गवर्नमेंट का एग्जाम है बेटा ये, है ना। दम ले लेता है, प्री निकाल लोगे फिर मेंस में आ जाओ, मेंस में होता है तरीके से पता चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 विल बी आवर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा कि उसने आपको आपको मैराथन में जो है पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता नहीं है बिना किसी ट्रेनिंग के, क्योंकि ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो पहुंच के बाहर की चीज़ हो जाएगी, है ना। अच्छा, क्या ये हो सकता है पहुंच के बाहर की चीज़? अनरियल होप, एक बार थोड़ा सा और मैं चेक करूं। आई थिंक मेरा ये आंसर नहीं होगा बेटा, एक बार फिर से चेक करूंगा मैं इसको, थोड़ा जल्दबाजी में हो गया है। ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, असंभव, है ना। आप पाइप ड्रीम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप पाइप ड्रीम। अब बिना तैयारी करके मैराथन रेस में जाओगे, ट्रेनिंग में पास हो जाओगे क्या? ये तो असंभव है, सपने की है, ख्वाब की बात है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। चलिए, एट क्रॉस पर्पसेस। अब एट क्रॉस पर्पसेस का मीनिंग क्या होता है देखिए। एट क्रॉस पर्पसेस का मतलब होता है, मतलब असहमत होना, असहमत होना, ठीक है। किसमें? विचारों में असहमत होना, किसी का विचार है, विचारों में असहमत होना। तो देखिए, डेवलपिंग एंड एम्पलीफाइंग आइडिया, विचारों को बनाना और उनको आगे की तरफ बढ़ाना नहीं बेटा। फाइनलाइज आइडिया, किसी आइडिया को बिल्कुल फाइनल कर देना नहीं। ब्लाइंडली फॉलोइंग ईच अदर, बिल्कुल मतलब बिना किसी टेंशन के या अंधेपन के रूप में किसी को फॉलो करते रहना नहीं। और बेटा डिसएग्रीइंग विद, डिसएग्रीइंग आ गया ना, असहमत होना, किससे असहमत होना? विचारों से असहमत होना। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 9 की तरफ, 1 मिनट आप लोग करिए, करिए कैसे करना है। देखिए किसका स्पेलिंग गलत है, किसका सही है। कमेंट में बताएंगे आप लोग। कमेंट तो आप लोग बत लिखते ही नहीं हो, कुछ ही कुछ बच्चे लिखते हैं कमेंट, जिन बच्चों को पढ़ना पसंद आता है वो लिख देते हैं कमेंट। अरे कुछ बुरे कमेंट भी कर दिया करो, तो हमको सुधरने का मौका मिलेगा ना। कुछ बताया करें उसके अंदर, सर ये भी चाहिए, अपनी डिमांड रखा करें कि सर हमको ये सीखना है, हमको वो सीखना है। चलिए, पहला क्या हो जाएगा? रिसिप्ट माने पावती होता है। हैरेसमेंट का मतलब क्या होता है? किसी को परेशान करना यानी उत्पीड़ना, ठीक है, उत्पीड़न कहा जाएगा। वैक्सीनेट का मतलब क्या होता है? टीकाकरण। भैया सबको कोरोना की वैक्सीन लगी थी तो सबको याद हो गया भैया ये वर्ड। टेक्निकली का मतलब क्या जाएगा? तकनीकी या तकनीकी तौर पर, ठीक है। तकनीकी तौर पे कहा जाए, टेक्निकली अगर कहा जाए तो। इसमें बेटा जो स्पेलिंग है ना वो हैरेसमेंट की गलत है, एक आर नहीं आता है इसमें। क्या नहीं आता है? आर नहीं आता। और यहाँ पे ये जो एस है, इस एस को भी हटाइए, इस एस की जगह पे जुड़ जाएगा डबल एस। एस की जगह पे क्या जुड़ जाएगा बेटा? डबल एस हो जाएगा। एक
आर हट जाएगा और एस की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, डबल एस जुड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं डबल एस जोड़ा है यहाँ। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 क्या कह रहा है, 10 को जान लेते हैं। 10 वाला क्वेश्चन जो है वो आपका ग्रामेटिकल बेस्ड है, और नहीं ग्रामर बेस्ड नहीं है बेटा, ये ग्रामर बेस्ड तो है लेकिन साथ साथ में ये क्या है, फ्रेजल का भी है। क्या है, फ्रेजेस का भी दिया हुआ। तो देखिए, द कमांडर एंटर्ड बाय फोर्स इनटू द टेररिस्ट कैंप। कमांडर जो क्या थे, पूरी क्षमता के साथ में कहाँ घुस गए, टेररिस्ट के कैंप में घुस गए। तो क्या हो जाएगा, किसी जगह पे दाखिल होना, तो ब्रोक इनटू होता है। ब्रोक इनटू का मतलब क्या होता है, दाखिल होना। जैसे किसी के घर में घुस गए तो ब्रेक इनटू हो गया, सेकंड फॉर्म में ब्रोक इनटू। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए 11 पर आता हूँ। 11 क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। माई फ्रेंड मीना एंड हर मदर। कितने लोग हैं जल्दी बताइए, एंड लगा हुआ है, 2 लोग हैं, 1 और 2। 2 लोगों के लिए इज आता है क्या, कभी नहीं आता यार। तो क्या आना चाहिए जल्दी बताइए, 2 लोगों के लिए इज आता है क्या, नहीं, आर आता है। ऑप्शन नंबर 1 फाइनल आंसर। देखिए इतना फ्री हिट दिया है, एक हाथ क्वेश्चन आप बिलीव कीजिए, एसएससी जो सीजीएल है वो 1-2 क्वेश्चन ऐसे आपके सामने जरूर देता है जो बहुत इजी होते हैं, जिनको किया जा सकता है आसानी के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आता हूँ। 12 किस तरीके का क्वेश्चन है उसको देख लेता हूँ। 12 जो वर्ड है वो बेटा वो होमोनियम्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, होमोनियम्स चैप्टर से रिलेटेड है 12th वाला। यस्टरडे आई एट, कल मैंने खाया। ओनली अ डैश ऑफ एप्पल फॉर माई डिनर। कल मैंने खाया, सिर्फ मैंने एप्पल खाया। अब एप्पल का क्या खाया वो देखिए। पहला वर्ड है पायर, है ना। पायर का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे पानी का कोई घाट हो, कोई नदी घाट हो तो पायर कहलाता है। ठीक है, फिर है हमारे पास में पियर। पियर का मतलब होता है नाशपाती, जो कि एक फल होता है। नाशपाती ये एक फल होता है बेटा, नाशपाती क्या होता है, फल। पेयर का मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज को क्या करते हैं, छीलना। हाँ 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 हाँ, एक पेयर भी होता है छीलना, और ये भी छीलना होता है। ठीक है भैया, छीलना या किसी चीज को छांटना। ठीक है, छांटना। अच्छा, पील वर्ड सुना है, पील। पील का मतलब छीलना होता है, तो एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो उसने क्या खाया, उसने एप्पल खाया। उसने कितने एप्पल खाए, 2 एप्पल खाए। पेयर ऑफ एप्पल, उसने क्या, एक एप्पल का उसने खाया। ठीक है, पेयर ऑफ एक एप्पल का जोड़ा उसने खाया। क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। ओके, नंबर 13 पर आता हूँ। 13 कैसे काम करेगा, 13 वाले क्वेश्चन को आप लोग फिर देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, और ये जो क्वेश्चन है किस चैप्टर से बिलोंग करता है वो देखिए। 13 वाले क्वेश्चन के अंदर जो चीजें आपको दी गई हैं, एंटी पार्टी एक्टिविटीज इंप्रूव माय रिलेशन विद एन अपोजिशन। अच्छा, एंटी पार्टी एक्टिविटीज इंप्रूव माय रिलेशन विद एन, अच्छा चलिए आ गया समझ में, इस पे करना क्या है। मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार, आप आर्टिकल चैप्टर को प्लीज अच्छे से तैयार कर लीजिए। एरर आर्टिकल चैप्टर को देखने को मिल रही है, हर बार एक क्वेश्चन आर्टिकल का आ रहा है, चाहे वो मिस स्पेल्ट में आ रहा हो, चाहे स्पेलिंग रूल में आ रहा हो बनकर, चाहे ग्रामर के रूप में बनकर आ रहा हो। अपोजिशन बेटा एक पार्टी है, और पार्टी के लिए हमेशा दा लगता है, तो एन अपोजिशन नहीं होगा, क्या हो जाएगा बेटा, द अपोजिशन। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन है, 14 वाला। अब 14 वाले में क्या एरर है उसको भी देखते हैं। बोला गया है ऑल द हॉर्सेस एक्सेप्ट वन, सारे घोड़े केवल एक घोड़े को छोड़कर, ऑलवेज बिहेव्ड इन अ रफ मैनर, वो कैसे बिहेव करते हैं, खराब तरीके से। व्हेन रॉबर्ट कम टू क्लीन द स्टेबल, जब भी रॉबर्ट जो है, स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल, घुड़साल, जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है, घोड़ों के घर को, है ना। तो जब भी रॉबर्ट कब क्या आता था, साफ करने के लिए आता था घुड़साल को, तो हमेशा क्या होता था, सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सारे के सारे घोड़े कैसे करते थे, उससे दुर्व्यवहार करते थे। तो अगर आप देखें, बिहेव्ड सेकंड फॉर्म है, बीच में यहाँ पे वैन लगा हुआ है, तो जब ऐसी कोई सिचुएशन हो, सेकंड फॉर्म आ जाए, वैन आ जाए, तो ये ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद में भी क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, कम आ रहा है, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म को काट कर सेकंड फॉर्म बना दीजिए, केम। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर।
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर किस पर आ गए, 15 पर देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 किस तरह के कंटेंट को देखता है। ये बेटा स्पेलिंग एरर को बता रहा है, किसको बता रहा है, स्पेलिंग वाली एरर को बता रहा है। और स्पेलिंग एरर में क्या करना है, देखिए मेरे ख्याल से मेकिंग की स्पेलिंग सभी में करेक्ट है, हेल्थ हेल्थ है, हेल्थ नहीं होता, ये गलत हो गया यहाँ पे स्पेलिंग, पहला गया कैंसिल हो गया। हेल्थ केयर, ठीक है स्पेलिंग, हेल्थ केयर ये गलत हो गया, तीसरे में ये गलत है स्पेलिंग। अब दूसरा, और ये देखो हेल्थ केयर तक तो सही है। मोर मोर एफोर्डेबल, एफोर्डेबल में क्या आता है, डबल एफ आता है बेटा, तो ये स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर 4 में सारी दी हुई स्पेलिंगें बिल्कुल करेक्ट दी गई हैं, जितनी भी स्पेलिंगें दी गई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाए। चलिए 16 पर आते हैं। 16 क्या कह रहा है, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ होमवर्क्स, है होमवर्क, मुझे बहुत सारे गृह कार्य मिल गए हैं, गृह कार्य नहीं बेटा, होमवर्क्स नहीं, लॉट ऑफ होमवर्क, बस यही हो जाएगा। लॉट ऑफ होमवर्क्स नहीं होता, होमवर्क्स को अनकाउंटेबल वैल्यू में किया गया है, किसमें किया गया है, अनकाउंटेबल वैल्यूज में। ठीक है, चलिए भाई जवानों आगे की तरफ और बढ़ते हैं भैया, अगले क्वेश्चन को और देखते हैं, उसको कैसे शॉर्ट आउट करेंगे उसको देख लेते हैं भैया हम लोग। क्या पूछा गया है इसमें, एक्टिव वॉइस बनाना है। तो पहले फॉर्मूला देख लो भैया एक्टिव वॉइस में, जब आपके पास में एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म हो तो पेसिव वॉइस में क्या आता है, वाज वर्ग के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। तो अभी क्वेश्चन किस में दिया है, वाज दिया है और थर्ड फॉर्म दी है, यानी कि क्वेश्चन किस में है बेटा, पेसिव वॉइस में, हमको जाना है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस बनाते समय सेकंड फॉर्म चाहिए होती है। डू आ रहा है, कैंसिल कर दीजिए। अच्छा डेड, इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं। शुड, ये भी कैंसिल हो गया। डज, ये प्रेजेंट फॉर्म है, कैंसिल। एक ही वर्ब बची है जो पास्ट टेंस को इंडिकेट करती है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, डू सेकंड फॉर्म हो जाएगी ना, डेड जो है सेकंड फॉर्म होती है ना, पास्ट टेंस होता है ना। ठीक, 18 वाला बताइए, 18 बहुत आसान आया। अगेन वैसे ही बनाना है, सो सिंपल। पैसिव वॉइस में अगर आपके पास में क्या हो, वाज वर्ग के साथ में थर्ड फॉर्म हो, तो एक्टिव वॉइस बनाते समय क्या करोगे, सीधा वर्ग की सेकंड फॉर्म लगाओगे। वाज आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रहा है, पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस बनाना है, प्रेसिस नहीं होगा, हैड वाला नहीं होगा, हैज़ वाला भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये प्रेस्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर भैया, ये है थोड़े से, अब आए हैं क्वेश्चन शानदार, ये अब आपका पूरा दिमाग घुमा देंगे, इस तरह के क्वेश्चन जब पेपर में आएंगे। तो देखिए पहला वाला देखिए, मैनी स्पीसीज ऑफ बैम्बू, यानी कि बैम्बू मतलब बांस की कई सारी प्रजातियां होती हैं। पहले भैया बांस के बारे में डिस्क्रिप्शन तो आए कि बांस होता क्या है, ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा, हैवी प्रजातियां आ जाएंगी डायरेक्ट, पहले उसका डिस्क्रिप्शन तो आए भैया, बांस वांस क्या है क्या नहीं है, फूल पत्ती है कि झाड़ है क्या नहीं है, पता तो चले हमको। तो भैया पहला जिससे ए से सेंटेंस शुरू हो रहा है वो तो कैंसल। बी वाला देखिए, द स्टेम इट सेल्फ इज हेलो, ये तो भैया बांस के पार्ट्स बता दिए, ये तो बांस का स्टेम का मतलब क्या था, तना, ये तो पार्ट्स बता दिए, तो बी वाला भी कैंसिल। रूट्स ग्रो आउट ऑफ दिस नेटवर्क, कभी भी दिस और दैट आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो पहला सेंटेंस नहीं है, वो सेंटेंस सेकंड है, ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर डी से ही शुरू हो सकता है, थर्ड वाले से ही, क्यों हो सकता है देख लेते हैं। द बैम्बू, शुरुआत में ही क्लियर कर दिया कि किसके बारे में बात है, द बैम्बू वेराइटी ऑफ ग्रास, किसकी वेराइटी है, वो घास की वेराइटी है। विद वन ऑफ द वुडी एंड मैनी ज्वाइंट स्टैंड, जिसमें क्या होता है लकड़ी भी होती है और साथ में क्या होता है कई सारे स्टेम पे ज्वाइंट्स भी होते हैं, तो पहला ये हो गया। अब आ जाएगा बी, द स्टेम इट सेल्फ इज हेलो, जो स्टैम्प होती है वो खुद में क्या होती है, खाली खाली होती है, एंड इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ रिजोमेंस एंड विच स्प्रेड आउट ऑफ द बीनीथ ऑफ द सरफेस ऑफ द सॉइल, क्या होता है वो रिजोमेंस के जो नेटवर्क से जुड़ी होती है और मिट्टी के नीचे से, मिट्टी के नीचे ही होता है उसका जो भी ज्वाइंट है, फिर वहां से वो ज्वाइंट बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, अब आ जाएंगे थर्ड वाले पर, रूट्स ग्रो आउट ऑफ दिस नेटवर्क, रूट ग्रो करती है, बढ़ती है किस में से, रेजिमेंट्स में से, एंड हेल्प द प्लांट टू एब्जॉर्ब एंड डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और वो क्या करती है,
भोजन को और पानी को जमीन से सोखती है। अब 4 पर आ जाइए। मैनी स्पीसीज ऑफ द बैम्बू फ्लावर वंस इन अ सेवरल ईयर्स देन टाइम। और क्या होता है कि कई सारे फूल भी होते हैं, वंस इन अ सेवरल ईयर, कभी कभार फूल खिलता है उसके अंदर और फिर वो क्या हो जाता है, मर जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए था, सिंपल आ गया था। अब देखिए 20 वाला जो क्वेश्चन है भैया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिया गया है। ठीक है, काफ़ी बड़ा सा दे दिया है आपको, तो पहले आप लोग रीड करो, फिर मैं इसका टेक्निक ट्रिक आपको बताता हूँ कैसे करना है क्या करना है। एक्चुअली इसमें टेक्निक ट्रिक तो लग नहीं पाएगी यार, क्योंकि चारों ही ऑप्शन इसके अंदर कैसे आ गए, अटपटे से आ गए हैं। चारों ही ऑप्शन कैसे आ गए हैं, ए बी सी डी अलग अलग आए हैं, पहले तो देखना ही पड़ेगा मेरे को क्या हो सकता है। सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स तो नहीं हो सकता, सेवरल टाइम्स आई विजिटेड ये तो नहीं होगा, कि ये पहले कभी कभी चर्चा जब की जाए तभी आप सेवरल टाइम बोलेंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। डियर लिटिल क्रिएचर दे क्रॉन्च इन माई हार्ट विद द कॉन्स्टेंट पेन। अच्छा, द चिल्ड्रन हु क्राउड दिस ग्रिम्सी एलियन हाफ कैट्स एंड हाफ, नहीं, मैं इसको एक डायरेक्ट आंसर आपको करके बताता हूँ, डी से शुरू करूंगा मैं, इसका एक डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। क्यों करूंगा देखिए, इन द कंट्री वन सीज ओनली नेचर्स फेयर वर्क। एक देश के अंदर व्यक्ति क्या देखता है, कुछ चीज़ों को देखता है, फेयर वर्क अच्छे कार्य देखता है, एंड वन सोल आत्मा, नॉट सैडन बाय द क्रूअल स्ट्रगल ऑफ मेरे एग्जिस्टिंग गोज इन द सेवरल क्राउडेड सिटी। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो तरह की बातें हो रही है, एक व्यक्ति खुश होने के बारे में बात कर रहा है, दूसरा फिर ये कह रहा है कि उसकी जो खुशी है वो किस में चली जाती है, क्राउडेड सिटी। क्राउडेड सिटी का मतलब क्या हो जाएगा, शोरगुल वाले क्षेत्रों में, वहाँ पर उसकी जो मनन स्थिति है वो गड़बड़ा जाती है। पहले मनन स्थिति अच्छी है, लेकिन जैसे वो शहरी वातावरण को देखता है तो उसकी मनन स्थिति क्या हो जाती है, गड़बड़ा जाती है। ठीक है, डी से। अब आएगा ए, सेवरल टाइम आई विजिटेड द नैरो, कभी कभी मैंने बहुत सकरी गलियाँ, डर्टी स्ट्रीट वेयर पुअर लिव, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, आई ग्रो हॉट एंड इंडिग्नेटेड टू थिंक that the people should be content to the life of fine house, become the strong and beautiful, while the other are condemned to live in the hideous sunless tenements and grow ugly, withered in the cringing। देखिए शहरों में कैसी स्थिति होती है, जो जैसे जो बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन होते हैं उनके पास में सारी सुविधाएं होती हैं, घर होता है, मकान होता है, पानी होता है, लेकिन जो पुअर पर्सन होते हैं उनको छोटी गलियों में रहना पड़ता है, कोई सुविधाओं की कमी रहती है। तो वही ये राइटर कह रहा है यहाँ पर। अब उसके बाद में क्या आएगा, ये हो गया ए, ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब आएगा थर्ड वाला यानी सी वाला, द चिल्ड्रन हु क्राउडेड दीज ग्रीमी एलेज हाफ कैडेड हाफ हाफ अंडर एंड अंडर फेड श्रिंक अवे फ्रॉम द आउटर स्टेटेड एंड एज इफ फ्रॉम अ ब्लो। तो देखो भैया इनकी ऐसी स्थिति होती है, ना तो पहनने के लिए कपड़े हैं, ना खाने के लिए भोजन है, ठीक है, और बॉडी काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गई है, कमज़ोर हो गई है। भाई रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा तो आदमी क्या टेंशन में रहेगा, गरीबी में रहेगा। रोटी कपड़ा मकान अगर टाइम टेबल से मिलता रहेगा तो फिर क्यों वो टेंशन में आएगा। डियर लिटिल क्रिएचर दे क्रॉन्च इन माई हार्ट एंड हंट मी फॉर द कॉन्स्टेंट सेंस ऑफ पेन। और भाई ये जो छोटे क्रिएचर्स होते हैं यानी पुअर फैमिली वाले होते हैं, वो राइटर के मन में क्या कर गए हैं, घर कर गए हैं। राइटर के मन में क्या कर गए हैं, घर कर गए हैं। उनकी जो दुख पीड़ा है, वेदना है, वो राइटर के मन में छाई हुई है। ऑप्शन नंबर 1 फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए चलिए भैया आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं हम लोग पेपर के। तो देखिए अभी इसमें 30 मैंने करा दी है, सेट नंबर 30 है, कल 31 आपको मिल जाएगा। प्लस भैया अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, लग रहा है कि सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सर मेहनत कर रहे हैं, तो भैया प्लीज़ 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 चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई भी बटन हो वो सारे बटन दबा देना आप तो भैया, ठीक है। यूट्यूब ने जितने बटन दिए ना सारे बटन दबा दो भाई साहब, चारों तरफ सोनू सर सोनू सर सोनू सर छपने चाहिए, है ना। समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, जब समय आ जाएगा तब सोनू सर भी छा जाएंगे। सिंस द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में द मैन्योर हैज यूटिलाइज इन द एग्रीकल्चर। मैन्योर का मतलब क्या होता है, खाद। तो खाद का यूज़ किया जाता था एग्रीकल्चर में। इन दोज डेज, उन दिनों में दे डिड नॉट नो हाउ टू प्लांट गॉट द डैश दे नीडेड। उस समय ये लोगों को भी ये नहीं पता था कि पौधों को किस तरीके से भोजन मिलता है। भैया लाइट चली गई हमारे यहाँ पर, अब लाइट चली गई तो पता नहीं मैं कैसा दिख रहा हूँ, उससे पहले तो लाइट में बड़ा गोरा गोरा सा दिख रहा था। चलो भैया फेयर एंड लवली का असर चला गया। तो क्या हो गया अब इसके बाद में भैया ध्यान सुनिए, जैसे जो प्लांट है
प्लांट को पहले तो लोगों को यही नहीं मालूम था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, पहले तो यही नहीं मालूम था, लोग प्लांट लगाते थे लेकिन उनको न्यूट्रिशन की जानकारी नहीं थी। दे नीडेड, दे वुड टॉस वुड डेबरिश, दे वुड टॉस वुड डेबरिश fish remains and other side effects in the unfulfilled land to dispose of them। अब उसके बाद में क्या हुआ, उन लोगों ने जो भी मतलब खरपतवार होती थी या पेड़ पौधे होते थे उनको क्या करते थे, अनफिल्ड द लैंड टू डिस्पोज ऑफ, कहीं पे जाके उसको दफन कर देते थे, दबा देते थे। और क्या करते थे, हाउ एवर इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर द पीपल बिगिन टू नोटिस द ग्रास बुशेज एंड द श्रब्स देयर वर बिगनिंग टू डैश। तो जहाँ पर भी वो अपना कचरा फेंकते थे, यानी खरपतवार या सब को फेंकते थे, तो उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ पर क्या घास उग आई है, झाड़ियाँ सी उग आई हैं, और कुछ श्रब्स, कुछ छोटे छोटे से पेड़ पौधे टाइप के उग आए हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ को देखने के लिए इसकी जो शुरुआत हुई थी, जब इन्होंने शुरुआत में देखा तो इससे इनको क्या महसूस हुआ बताइए, किस तरह की चीज़ें इनकी दिमाग में आई होंगी। क्या चेरिश, बिगनिंग टू चेरिश, चेरिश का मतलब तो क्या होता है, किसी चीज़ के लिए क्या होता है, रख रखाव करना या खुशियाँ मनाना। रेज, टेंड, फ्लोरिश, क्या हो सकता है सोनू, यहाँ पर होगा फ्लोरिश। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्लोरिश। क्यों हो जाएगा फ्लोरिश, क्योंकि पोषण हो रहा है वहाँ पर, क्या हो रहा है, पोषण। पहले एक बार को मेरे को लगा चेरिश, नहीं, फ्लोरिश इज फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अब आगे देखिए, दे केम टू कंक्लूजन, और वो इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, दैट द सॉइल सप्लाइड द प्लांट विद द न्यूट्रिएंट दे नीडेड एंड दैट ऑर्गेनिक रिमेन्स कुड ऐड इन द प्रोसेस। और उनको ये कंक्लूजन मिला कि जो भी आप मिट्टी को दोगे, जो भी आप मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर जो भी आप न्यूट्रिशन दोगे, वो न्यूट्रिशन पौधों के अंदर सप्लाई हो जाएगा। बिकॉज मैन्योर इज भैया ध्यान रखिए, एक ही प्रपोजिशन है जो आएगा, एक्सट्रैक्ट के साथ में क्या आता है, फ्रॉम आता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। तो मैन्योर जो है किससे प्राप्त किया जाता था, अच्छा एक मिनट, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनिमल, नहीं नहीं नहीं, एनिमल से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, चलो देखते हैं अभी मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ, मैं होल्ड करके रखता हूँ, पूरा पढ़ता हूँ। बिकॉज मैन्योर इज डैश फ्रॉम द एनिमल and plant, it is not only provide the wide range of the plant nutrition but also improve the structure of the soil। अच्छा, तो बेटा जो 23 का आंसर है ना वो ड्राइव फ्रॉम होगा। एक्चुअली मैंने ड्राइव वर्ड को देख नहीं पाया था, वो किससे प्राप्त किया जाता है, कहाँ से आया हमारे पास में, कहाँ से उत्पन्न हुआ। ड्राइव का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना, और एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है प्राप्त करना। तो पहले तो ये उत्पन्न होता है किससे, एनिमल या प्लांट के जो वेस्टेज होते हैं उससे वो उत्पन्न होता है, और ये क्या करता है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको भी सुधारता है। Farmer gradually began using fertilizer as well because they understood that if their farmland were treated in a similar manner, the growth of their crops would also improve। अगर फिर जल्दी किसानों को समझ में ये आ गया कि अगर इस तरीके से अगर हम लोग अपना किसानी करेंगे तो हमारे लिए बहुत लाभ होगा, और हमारी जो फसल है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी। यानी उनको कुल मिला के समझ में आ गया कि अगर मिट्टी में पोषक तत्व होंगे तो भोजन में भी पोषक तत्व देखने को मिलेंगे। इट बॉन्ड द सॉइल पार्टिकल टुगेदर टू फॉर्म सॉइल क्रम्स विच आर नेसेसरी टू कल्टिवेट सॉइल। उन्होंने क्या किया, सॉइल पार्टिकल्स को क्या किया, एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जिससे और ज़्यादा कल्टिवेशन हो सके। एडिशनली, और तो और, इन द एडिशन ऑफ द मैन्योर टू द सॉइल एड्स इन द प्रिवेंशन ऑफ द सॉइल एरोशन। मेरे सिर से थोड़ा सा कट रहा होगा तो आप अपने हिसाब से देख लेना थोड़े से वर्ड को। सॉइल एरोशन and the loss of the plant nutrition precipitation। commercial fertilizer in contrast to the manure are inorganic। तो देखिए भैया इतना बड़े कंसेप्ट में क्या दिया हुआ है मैं बता देता हूँ। देखिए पहले तो आया था मैन्योर, यानी जो देसी खाद थी, जिसमें क्या होता था, हम प्रकृति से लेते थे, प्रकृति से बनाते थे। फिर आगे हमारे पास में कुछ फर्टिलाइजर्स, उन फर्टिलाइजर्स में हमारे पास में आने लगे थे कुछ केमिकल्स से मिलाकर बनाने लगे थे। क्या हो गया था, इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, हमेशा सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट डू नॉट अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। ये फिर कुछ ऐसे हमारे पास में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आए थे जो क्या करते थे, सॉइल का स्ट्रक्चर को बदलते नहीं थे। देयर फंक्शन इज टू प्रोवाइड द स्प्राउटिंग प्लांट्स विद द एडिशनल न्यूट्रिएंट। अब जब फर्टिलाइजर आए तो फर्टिलाइजर ने, देखिए पहले क्या होता था, मिट्टी की उर्वरकता घटती बढ़ती रहती थी क्योंकि लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। जैसे फर्टिलाइजर आया तो फर्टिलाइजर ने ये बात क्लियर कर दी कि वो मिट्टी के स्ट्रक्चर को नहीं बदलेगा लेकिन ग्रोथ को वो बढ़ा देगा। A farmer ought to know when how to apply the particular kind of the fertilizer।
भैया फार्मर को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कब फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। When the plant require a particular nutrient the most, जब एक पौधे को पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, यूज इट, तब उसका प्रयोग करें। इफ द फर्टिलाइजर हैव बीन एडेड करेक्टली टू द सॉइल एंड देयर रूट्स वोंट बी एबल टू टेक अ लॉट, रेन वाटर could wash away their fertilizer or they could end up dash the plant instead of costing the farmer। देखिए कुल मिला के अगर फार्मर को प्रॉपर पता है फर्टिलाइज़र कब यूज़ करना है, किस टाइम पे यूज़ करना है, तो वो उसका लाभ उठा ले जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो बरसात का पानी जो है इसके फर्टिलाइज़र को धो देता है, अपने साथ में ले जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, उसको क्या होगा, उसको हार्मिंग होती है, एंड अप हार्मिंग द प्लांट, और पौधों को क्या करता है, नुकसान करता है। ठीक है बेटा, तो 25 का आंसर थर्ड है। बेटा ये मैंने पूरे 30 सेट कराए हैं, अच्छे से रिवीजन कीजिए, 2x की स्पीड पे देखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए बेटा, अपने और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।